हेलो मेरे शेर और शेरनियों, केम छो सब मजा में। मैं आपका बड़ा भाई, आपका कॉमरेड, आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे से चैनल केमिस्ट्री दिल से पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं बाकी का जो तीनों लेक्चर था वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और आप सभी ने डीपीपी किया था, कई सारे बच्चों ने करके मुझे भेजा भी था, डाउट्स भी पूछा था और उन सभी के डाउट्स भी मैंने बताए थे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल हमने जो प्रीवियस लेक्चर जो था हमारा, उसमें हमने क्या पढ़ा था, केमिकल इक्वेशन के बारे में, कि केमिकल इक्वेशन होता कैसे क्या है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। और आज का जो लेक्चर है, उस लेक्चर में बच्चों हम लोग सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है। कोई भी केमिकल इक्वेशन आपके सामने है, उसको हम बैलेंस क्यों करते हैं ये हमने कल पढ़ा था, और कैसे करते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो आपके स्कूल में भी कई सारे मेथड्स बताए जाते हैं कि इस मेथड से करो, उन्हीं में से एक मेथड मैं भी बताऊंगा, लेकिन मेथड से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट दूंगा, एक निंजा टेक्निक दूंगा। उस निंजा टेक्निक से बच्चों आप लोग चुटकियों में सारे के सारे बैलेंसिंग इक्वेशन को बैलेंस कर लोगे। जितने भी केमिकल इक्वेशन आपके सामने आएंगे, बैलेंस करने के लिए आप उसको तुरंत कर लोगे, एक सेकंड भी नहीं लगेगा, आप उसको तुरंत बैलेंस कर लोगे। इतना आसानी तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए आज के इस बेहतरीन से अध्याय का शुभारंभ करते हैं, जिसमें हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। तो उससे पहले बच्चों, हम लोगों के सामने क्या दिख रहा है, निंजा टेक्निक। और आप सभी ने बचपन में निंजा हथौड़ी तो खूब देखा होगा, देखा है कि नहीं। तो समझ लो कि हमें वही निंजा टेक्निक अप्लाई करके सीखना होगा कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो उससे पहले कि मैं आपको बताऊं बैलेंसिंग की कहानी, कुछ चीजें समझो आप। मैं यहां पर साइड में आपके लिए कुछ चीजें समझाता हूं, ध्यान से देखना। देखो बच्चों, अगर आपके सामने कोई भी एलिमेंट लिखा हुआ है, वो समझ लो ऐसे वो ए है। ठीक है, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है ये समझो पहले। इसका मतलब होता है एटम। क्या होता है, एटम ऑफ ए। ठीक है, अगर आपके सामने ऐसे लिखा हो A2, ध्यान से देखना, एक और चीज मैं इसमें ऐड ऑन कर देता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। देखो, अगर आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है ए, केवल ए, या फिर आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है 2A, या आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है 3A, 5A, कुछ भी लिखा हुआ है इस तरह का अगर आपको लिखा हुआ दिख जाए, तो आप समझ लेना कि इसका मतलब है एटम या एटम्स। ठीक है, एटम या एटम्स आप यहां पर बोल सकते हो। अगर ये है तो एटम, दो एटम, तीन एटम, पांच एटम, ऐसे समझ सकते हो आप। ठीक है, अगर आपके सामने ऐसे लिखा हो A2, ध्यान से समझना मेरी बात, A2, A3, A5, A8, अगर इस तरह का आपको कहीं पे भी दिखे, कुछ भी दिखे, तो इसका मतलब हो गया मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसी को कई दूसरे वे में रखा जाता है बच्चों, समझना मेरी बात। अगर यहां पर मैंने लिखा 2A, तो इसका मतलब क्या हुआ, टू एटम्स ऑफ ए। ठीक है, अगर मैं इसको लिखा 5A, तो आप बोलोगे 5 एटम्स ऑफ ए। अगर मैं लिखा 17B, तो आप बोलोगे 17 एटम्स ऑफ बी। क्या आपको एटम की कहानी समझ में आ रही है। अब
अगर आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है A2, तो इसका मतलब हुआ कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए। ध्यान से समझना, A2 लिखा हुआ है तो ये मत सोचना कि 2 मॉलिक्यूल है। यहां पर A सब्सक्रिप्ट में जो लगा हुआ है ये एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है, इसको मत समझ लेना मॉलिक्यूल है। अगर यहां सब्सक्रिप्ट में लग गया कोई भी नंबर, अगर यहां नीचे कोई भी नंबर लग गया तो इससे आप समझ लेना कि वो मॉलिक्यूल बन गया है। अब वो मॉलिक्यूल कितने हैं वो उसके कॉफिशिएंट को देख करके बताओगे। फिर से बता रहा हूं, अगर सब्सक्रिप्ट में कोई भी नंबर लगा हुआ है तो इससे ये समझो कि वो आपके सामने जो भी सब्सटेंस है वो एक मॉलिक्यूल है। अगर आपके बगल में लगा हुआ है कॉफिशिएंट तो उससे आप ये बताओगे कि उसके कितने मॉलिक्यूल्स है। तो इसके आगे कुछ नहीं है तो हम क्या कंसीडर करेंगे, 1 कंसीडर करेंगे, इसीलिए मैंने कहा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए। अब आप सबके मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि सर A3 लिखा हुआ है तो क्या इसको भी हम वन मॉलिक्यूल बोलेंगे? तो हाँ बच्चों, इसको भी हम बोलेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए। अगेन आपके मन में डाउट आ रहा होगा 1 कैसे, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर करेंगे। यहां 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो, आप केवल और केवल उसको मॉलिक्यूल की तरह ही समझोगे। दूसरा, अगर मैं यहां पर इसी को A3 को 2A3 लिख दूं, अब ध्यान से समझना, मैंने कहा कि ये आपका सब्सटेंस है, इसके नीचे सब्सक्रिप्ट में कोई भी नंबर लगा हुआ है तो वो ये उसको मॉलिक्यूल बनाएगा। उसको क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल बनाएगा। लेकिन उसके कॉफिशिएंट में अगर कोई भी नंबर लगा हुआ है तो उस मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ाएगा। तो अब यहां पर 1 नहीं बोलोगे, आप बोलोगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात समझना, यहां मैंने कहा 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए। अगर मैं यहीं पर 5A9 लिख दूं तो इसको भी देख करके आप यही कहोगे कि 5 मॉलिक्यूल ऑफ ए। बात समझ में आया? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर आपको समझनी चाहिए वो ये है कि यहां पर अगर मैंने कहा कि 2A है तो यहां पर आपने कहा 2 एटम्स ऑफ ए, 5A है तो इसका मतलब 5 एटम्स ऑफ ए, 17 बी तो 17 एटम्स ऑफ बी, 1A2 तो आपने कहा कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए। लेकिन क्या आपको यह भी पता है कि मॉलिक्यूल जो है एटम से ही मिलकर के बनता है? अगर आप 2 या 2 से ज्यादा एटम को मिलाओगे तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल ही बनता है। ये सारी चीजें बचपन में मतलब क्लास 9th में आप सीख लिए थे ऑलरेडी। तो 2 या 2 से ज्यादा एटम को मिलाओगे तो वो मॉलिक्यूल बनाएगा। जितने एटम मिलेंगे उतने मॉलिक्यूल होंगे, सॉरी, जितने एटम मिलेंगे उस मॉलिक्यूल में उतने एटम्स होंगे। ठीक है, अब जैसे यहां पर आपने कहा 1A2 तो आपने कहा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई ये मॉलिक्यूल एटम से मिलकर के बना तो इस 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम है, तो यहां पर देखोगे ये कितने हैं 2, तो यहां पर लिखोगे 2 एटम्स। क्या बोलोगे यहां पर? 2 एटम्स। ठीक है, यहां पर देखो A3 1 आगे लगा हुआ है तो मॉलिक्यूल कितने हैं? 1, लेकिन एटम कितने होंगे? 3। अब यहां पर टोटल किसी भी मॉलिक्यूल में, ध्यान से सुना, किसी भी मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने का जो ट्रिक है, किसी भी मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने का जो ट्रिक है वो उसके कोफिशिएंट और सब्सक्रिप्ट को मल्टीप्लाई करने से पता चल जाएगा। किसी भी मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम आप कैसे निकालोगे? उसके कोफिशिएंट और सब्सक्रिप्ट को मल्टीप्लाई करके। तो 1 इंटू 3 करोगे तो क्या आएगा? 3। तो यहां पर कितने एटम्स होंगे? 3 एटम्स होंगे। अब देखो यहां पर 2A3 लिखा हुआ है तो यहां पर अब 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। अब एक मॉलिक्यूल्स में 3 एटम होंगे तो 2 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? 6। तो आप सिंपली इनको मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा? 6 एटम्स हो जाएंगे। ऐसे यहां पर 5 इंटू 9 45 एटम्स हो जाएंगे। अब मुझे बताओ क्या आपको यह बात समझ में आई कि नहीं है? आ गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि भाई यहां पर सर आपने एक सब्सटेंस ले लिए ए, हम तो देखे हैं CO2 C6H12 O6 C3S7 ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल हमने देखे हैं जिसको आप कंपाउंड कहते हैं। आपने तो हमें केवल और केवल होमो एटॉमिक वाला बताया। भाई सीधी सी बात है, हम यहां पर केवल और केवल सेम एटम वाले मॉलिक्यूल देख रहे हैं।
लेकिन हमारे पास तो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी होते हैं, उनका हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपको ये केवल और केवल कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए मैंने समझाया है। अब आप लोगों को मैं एक्चुअली में मॉलिक्यूल यानी कंपाउंड्स को करके बताऊंगा, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल को करके बताऊंगा कि कैसे उसके नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने ये कुछ पेयर दिख रहा होगा। अब आपसे मैं पूछता जाऊंगा और आप लोग बताते जाएंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखते जाएंगे। अब अगर हमारे सामने ए बी है तो मैं ये पूछूं आपसे उसी कॉन्सेप्ट को समझ करके बताना। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टोटल यहां पर ए के कितने एटम है, तो आप क्या बोलोगे? यहां पर ए के वन ही एटम है, यहां कुछ नहीं है तो वन है। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि बी के कितने एटम है, तो आप क्या बोलोगे? वन बोलोगे, क्योंकि यहां पर भी वन है, यहां पर भी वन है और यहां पर भी वन है। क्या दोनों जगह वन वन है कि नहीं है? क्लियर है? ठीक है। अब यहां पर अगर मैं पूछूं कि ए के कितने एटम है, तो देखो यहां पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब वन कंसीडर करेंगे, तो ए के पास कितने होंगे? वन एटम। अब अगर मैं बी की बात करूं तो ध्यान से देखो, मैंने कहा था कि किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी सब्सटेंस के पास टोटल नंबर ऑफ एटम पता करने के लिए आपको उसके कॉफिशिएंट और उसके सब्सक्रिप्ट को मल्टीप्लाई करना होगा, बस इतना ही करना है। तो आप मुझे बताओ, इस AB2 में कॉफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है तो इसका मतलब वन कंसीडर करेंगे। वन इंटू टू करोगे तो क्या आएगा? टू। तो बी के कितने एटम्स हुए? टू हुए कि नहीं हुए? अब इसमें आओ, यहां पर कुछ नहीं है तो वन कंसीडर करेंगे। तो अब बताओ क्या करेंगे? वन इंटू टू, सीधा मल्टीप्लाई करो, वन इंटू टू क्या होगा? टू। तो ए के कितने एटम हो गए? टू एटम हो गए। अब देखो बी के सब्सक्रिप्ट में कुछ नहीं है तो वन कंसीडर करेंगे, तो वन इंटू वन क्या होगा? वन होगा। तो बी के कितने एटम हो जाएंगे? वन एटम हो जाएंगे। ध्यान से समझना, इसके आगे कुछ नहीं है तो अगेन मैं यहां पर वन लगा रहा हूं। ठीक है, वन इंटू टू, तो ए के कितने एटम हो गए? टू एटम्स हो गए। आप सभी लोग इसको पॉज करके कमेंट सेक्शन में एक बार में लिख करके मुझे बता दो। सारे के सारे बच्चे वीडियो को पॉज करेंगे और एक बार में लिख करके सारा का सारा डाल दो, और फिर उसके बाद से जब मैं कर रहा हूं तो उससे मैच करो कि आप लोग सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। ठीक है, अब जैसे देखो, अब यहां पर ये ब्रैकेट वाला है, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल के टाइप ही हैं, आप ऐसे ही पाओगे, आगे चलोगे ना तो ऐसे ही पाओगे। बस मैं एक कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड कर रहा हूं, तब जाकर के इन सबको अप्लाई करके आप इजिली कर लोगे। अब देखो ये पूरे ब्रैकेट के बाहर, अब ध्यान से देखना, वन लगा है, इस पूरे ब्रैकेट के सब्सक्रिप्ट में टू लगा है, और इस पूरे ब्रैकेट के कॉफिशिएंट में वन लगा है। कुछ नहीं है तो वन कंसीडर करेंगे। अब ध्यान से देखना, आपको ये तो पता होगा ना कि जब आपके सामने ऐसे ए बी, मतलब अगर मैं बात करूं मैथ्स के लैंग्वेज में, तो मैथ्स के लैंग्वेज में क्या होता है? 2x प्लस थ्री, बाहर अगर थ्री लिखा हुआ है तो आप क्या करते हो? इस थ्री का मल्टीप्लाई इससे भी करते हो, इस थ्री का मल्टीप्लाई इससे भी करते हो, ताकि ब्रैकेट ओपन हो जाए। जब ब्रैकेट ओपन करते हो तो ऐसे ही करते हो मैथ्स में। इन द सेम वे यहां पर भी आपको वही करना है। जब ये ब्रैकेट ओपन करोगे ना, ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करके रिप्रेजेंट नहीं करना है, केवल आप अपने माइंड में ओपन करोगे, ताकि आपको पता चल सके कि ए के पास कितने एटम है, बी के पास कितने एटम है। अब देखो ब्रैकेट जब ओपन करोगे ना, तो इसका मतलब ये टू ए का भी है, ये टू बी का भी है। इसका मतलब टू जो है ए के भी सब्सक्रिप्ट में लगा है और टू जो है बी के भी सब्सक्रिप्ट में लगा है। ठीक है, अब इसका नंबर ऑफ एटम निकालो, ए के पास कितने होंगे? क्योंकि ये टू ब्रैकेट के बाहर है, होल में लगा हुआ है, तो ये टू ए का भी होगा। तो वन इंटू टू करोगे तो क्या आएगा? टू आएगा। वन इंटू टू करोगे तो क्या आएगा? टू आएगा। तो यानी बी के पास भी यहां पर टू हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब इस ब्रैकेट में आओ, अब ध्यान से समझना, थोड़ा सा डिफिकल्टी का लेवल मैं बढ़ाते जा रहा हूं, आपको बताना है बस। अब मुझे बताओ, इसके कॉफिशिएंट में कितना है? वन है। ठीक है, अब देखो यहां पर ये पूरा का पूरा ब्रैकेट लगा हुआ है और उस पूरे ब्रैकेट के नीचे सब्सक्रिप्ट में टू लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि टू बी का भी है, टू जो है ए का भी है, पर ए के पास ऑलरेडी थ्री लगा हुआ है। तो आप सिंपली सबको मल्टीप्लाई कर दो, कुछ मत करो, केवल मल्टीप्लाई करो। वन इंटू थ्री करोगे थ्री होगा, थ्री इंटू टू करोगे सिक्स होगा। तो ए के कितने एटम्स हो गए? सिक्स एटम हो गए। अगेन मैं फिर से कह रहा हूं, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये टू ए के पास भी आएगा, ये टू बी के पास भी आएगा। तो ए के पास ऑलरेडी थ्री है, तो जब टू आएगा तो थ्री और टू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसको ऐसे समझो कि अगर पावर की पावर होता है तो आप क्या करते हो? किसी पावर के
पावर होता है तो आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देते हो कि नहीं कर देते हो? यही करते हो ना। तो बस वही समझो कि यहाँ पर सबस्क्रिप्ट के भी सबस्क्रिप्ट लगा हुआ है, तो इसका मतलब उनको भी आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू 2 कर दिए 6 हो गया। अब देखो बी को, देखो यहां पर कुछ नहीं है तो 1 ही कंसीडर करेंगे, तो 1 इंटू 2 तो क्या आएगा? 2 आएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? अगेन अब वही सेम चीज देखो, उल्टा हो गया। यहाँ ए के पास सब्सक्रिप्ट था, बी के पास हो गया। तो अब यहाँ पर ए के पास 1 है, तो अब देखो मैंने कहा था सब्सक्रिप्ट के भी सब्सक्रिप्ट लगे होंगे तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सबसे पहले 1 इंटू 1 करोगे तो 1 ही होगा। अब सब्सक्रिप्ट को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 2 क्या होगा? 2 होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए के कितने एटम्स हो गए? टोटल 2 एटम्स हो गए यहां पर। अब अगर मैं बात करूं बी की, तो देखो सबसे पहले सब्सक्रिप्ट को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि बी के पास ऑलरेडी सब्सक्रिप्ट है और होल भी सब्सक्रिप्ट लगा है, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा? 6। अब उसका मल्टीप्लाई कोफिशिएंट से करो, तो 6 इंटू 1 क्या होगा? 6 ही हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? अब यहां पर आओ, अब देखो दोनों के पास सब्सक्रिप्ट है। अब तो आप यहां इतना तो कंफर्टेबल हो ही गए होगे, इतना तो समझ गए ही होगे कि अब करना कैसे है। सबसे पहले ए के पास सब्सक्रिप्ट है और होल भी सब्सक्रिप्ट लगा हुआ है, तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। तो 3 इंटू 2 करोगे 6, फिर कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे, 6 इंटू 1 6। अब बात करते हैं बी की, तो बी के पास ऑलरेडी 4 है, सब्सक्रिप्ट है और होल सब्सक्रिप्ट भी है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 टू जा 8, 8 इंटू 1 8। तो बी के टोटल कितने एटम्स हो गए? 8 एटम्स हो गए। अब यहां से थोड़ा सा आप कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ये ब्रैकेट वाला तक तो कर लेते हैं बच्चे, लेकिन इसके बाद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहां से बहुत ही ध्यान से पूरा फोकस यहां पर आप लोग लगाओ। देखो यहां लिखा हुआ है 2ab, क्या लिखा हुआ है? 2ab। ठीक है, तो आपने यहां पर ये देखा कि ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई उससे करते हैं। केमिस्ट्री में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ लगा होता है तो करते ही है, लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर नहीं लगा, ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, ध्यान से सुनना, अगर ब्रैकेट लगा होता है, अगर ब्रैकेट लगा होता है तब तो आप मल्टीप्लाई करते हो चल जाता है, लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं लगा है और उसके बाहर कोफिशिएंट दिया है तो भी आपको उसको मल्टीप्लाई करना ही करना है। ध्यान से सुन लो, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि ब्रैकेट अगर नहीं लगा है और कोफिशिएंट दिया है तो ये मत सोचना कि 2a, जैसे अगर यहां पर 5x प्लस वाई मैंने लिख दिया तो इसको आप 5 का मल्टीप्लाई केवल x से ही समझोगे, ये नहीं कि 5 का मल्टीप्लाई y से भी कर दोगे। मैथ्स में ऐसा सीखे हो, लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। अगर केमिस्ट्री में 2ab लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये 2a से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2b से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये 2a भी होगा और ये 2b भी होगा। इस चीज को माइंड में आप लोग रखे रहना, ठीक है। इस वाले पार्ट को मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि इतना तो समझ ही गए होगे आप लोग। ठीक, अब ध्यान से देखो, तो अब यहां पर अगर मैं पूछूं कि ए के पास कितने एटम है, तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले यहां पर देखो, यहां पर ए के सब्सक्रिप्ट में 1 है, तो 1 है तो उसका कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 हो जाएगा। अब अगर बी की बात करूं तो बी के भी सब्सक्रिप्ट में 1 है और ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको इस 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यही केमिस्ट्री का रूल है। ठीक है, तो यहां पर भी 1 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो ब्रैकेट लगा हो या ना लगा हो, हमेशा सब्सक्रिप्ट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे। इस बात को याद रख लेना, इस बात को अच्छे से याद रख लेना कि अगर ब्रैकेट लगा है तो भी, नहीं लगा है तो भी, हमेशा उस इंडिविजुअल कंपाउंड में आपको क्या करना पड़ेगा? सब्सक्रिप्ट और कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर मैं यहां ए का पूछूं तो यहां पर सब्सक्रिप्ट में 3 है, कोफिशिएंट 2 है, 3 इंटू 2 6, तो ए के कितने एटम्स हो जाएंगे? 6 एटम हो जाएंगे। अब देखो बी का सब्सक्रिप्ट 1, ब्रैकेट नहीं लगा है फिर भी आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो बी के कितने एटम है? 2 एटम है। अब आप सभी लोग मुझे बताओ कि क्या ये वाला पार्ट आप सभी को समझ में आया या नहीं आया? अगर अगर आप सभी को ये वाला पार्ट समझ में आया है, सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके कॉपी में नोट डाउन कर लो, और अगर अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है,
तो जल्दी से सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे गुरु की फौज करेगी मौज, गुरु की फौज करेगी मौज। सारे बच्चे एक साथ, एक सुर में, एक सांस में लिखेंगे कि गुरु की फौज करेगी मौज, अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो। ठीक है, और अभी समझ में आ भी गया है तो भी एक मेरी तरफ से इस बात को समझना कि एक बार फिर से इस पार्ट को लिखना और खुद से चेक करना कि नंबर ऑफ एटम्स आप सेम लिख रहे हो ए और बी के या नहीं। ठीक है, अभी ये मत सोचो कि खत्म हो गया है, अब इसके भी अब्बू लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आप और अच्छे से ध्यान देंगे, क्योंकि ये वाले पार्ट से भी टफ ये वाला पार्ट होने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा इस वाले पार्ट में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इस वाले पार्ट में ए के कितने एटम है? तो आप लोग कहोगे कुछ नहीं करना है भाई साहब, केवल यहां पर इस सबस्क्रिप्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमको पता चल जाएगा कि ए के कितने एटम है। ठीक है, अब यहां पर भी सबस्क्रिप्ट है, इसका भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट लगा हो या ना लगा हो, ऐसा भैया आपने सिखा दिया है हमें कि भाई अगर ब्रैकेट लगा है तो भी, नहीं लगा है तो भी हमेशा सबस्क्रिप्ट और कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पर 2 3 जा 6 होगा कि नहीं होगा? अब ध्यान से देखो, अगेन ए का सबस्क्रिप्ट 3, ए का कोफिशिएंट 2, क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? 6 आएगा। अगर मैं बात करूं बी की तो 2 2 जा 4, तो बी के कितने एटम आ गए? 4 एटम आ गए। अब ध्यान से सुनना, अभी तक तो हमने ये देखा कि बिना ब्रैकेट के बाहर 2 लगा था, ब्रैकेट लगाए तो भी उसके बाहर 2 लगा है। ठीक है, यानी अगर अब वो वाला केस आ गया कि ब्रैकेट लगा है और उसके साथ साथ कोफिशिएंट भी गिवन है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे करेंगे? तो अगेन वही, कुछ नहीं करना है, उसके पास जो भी सबस्क्रिप्ट है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। अब तक तो हम बिना ब्रैकेट वाले को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब तो ब्रैकेट आ गया तो उसको तो होल तो समझेंगे ही, 2a 2b तो समझेंगे ही समझेंगे। तो 2 इंटू 1, तो ए के कितने एटम हो गए? 2 एटम हो गए। बी के कितने एटम हो गए? 2 एटम हो गए। इस वाले में आओ, ए के कितने एटम होंगे बताओ? अब ध्यान से देखो, 2 2, ए का सबस्क्रिप्ट क्या उस पूरे होल का सबस्क्रिप्ट है? नहीं है। ए का सबस्क्रिप्ट 2, ए का कोफिशिएंट 2, 2 2 जा 4, तो ए के कितने एटम हो गए? 4 एटम हो गए। बी का सबस्क्रिप्ट 1, बी का कोफिशिएंट 2, 2 इंटू 1 2, क्या इसका एटम 2 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब अगेन यहां पर देखो, ए का सबस्क्रिप्ट 1, ए का सबस्क्रिप्ट 1, ए का कोफिशिएंट 2, मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा? ए 2 हो जाएगा। ए जो है 2 हो जाएगा। बी का सब्सक्रिप्ट 3, बी का कोफिशिएंट 2, 3 इंटू 2 6, तो बी के कितने एटम्स हो गए? 6 एटम हो गए। ठीक है, अब ध्यान से समझना, यहां पर ए और बी दोनों के सब्सक्रिप्ट है और दोनों का कोफिशिएंट भी दिया हुआ है, तो अब तो इतना तो कर ही लोगे। बताओ, ए का कोफिशिएंट 2, ए का सब्सक्रिप्ट 2, मल्टीप्लाई करोगे 4, टोटल ए के एटम्स 4, बी का सब्सक्रिप्ट 3, बी का कोफिशिएंट 2, मल्टीप्लाई करोगे 6, क्या होगा? नंबर ऑफ एटम्स। तो क्या आपका 2 2 जा 4 ए के एटम, 3 2 जा 6 बी के एटम होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, अब ध्यान से देखना, इस बात को ध्यान से समझना, ब्रैकेट भी लगा है, ब्रैकेट के बाहर कोफिशिएंट भी है, ब्रैकेट के बाहर सबस्क्रिप्ट भी है और ब्रैकेट के अंदर भी सबस्क्रिप्ट है। इस तरह का भी आपके सामने मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा और उसमें नंबर ऑफ एटम पता करने होंगे। ठीक है, तो इस बात को बहुत ही अच्छे से समझना कि ये वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अब ध्यान से देखो, ए का कोफिशिएंट, सॉरी, ए का सबस्क्रिप्ट 1, ए का सब्सक्रिप्ट 3, तो पहले सब्सक्रिप्ट को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 3 3, अब ए का टोटल सब्सक्रिप्ट कितने आया? 3, अब ए का कोफिशिएंट 2, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब बात करते हैं बी की, तो बताओ, बी का सब्सक्रिप्ट 1, सब्सक्रिप्ट का सब्सक्रिप्ट 3, 1 इंटू 3 3, बी का कोफिशिएंट 2, 2 इंटू 3 6, तो क्या बी का जो एटम होगा वो 6 होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है बात? अब ध्यान से देखो, अब ए का सब्सक्रिप्ट कितना है? 4, ए का सब्सक्रिप्ट कितना है? 3, तो 4 इंटू 3 12, तो ए का सब्सक्रिप्ट कितना है? 12, ए का कोफिशिएंट कितना है? 2, तो ए का एटम कितना आएगा? 24। अब देखो
2 4 जा 8, 8 3 जा 24, आप ऐसे भी कर सकते हो। बी का सब्सक्रिप्ट 1, सब्सक्रिप्ट का सब्सक्रिप्ट 3, 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 2 6, तो क्या बी के एटम्स हो गए 6? हो गए कि नहीं हो गए? अब ध्यान से देखो, ए का सब्सक्रिप्ट 1, सब्सक्रिप्ट का सब्सक्रिप्ट 3, 1 इंटू 3 3, 3 इंटू कॉफिशियंट 6, तो ए के कितने एटम्स हो गए? 6 हो गए। ठीक है, बी का सब्सक्रिप्ट 4, बी का सब्सक्रिप्ट 3, मल्टीप्लाई करोगे 12 इंटू कॉफिशियंट, क्या बी के 24 एटम्स होंगे कि नहीं होंगे? अब मैक्स टू मैक्स अगर आपके सामने कुछ आएगा ना, इससे यही आएगा, इसके अलावा कोई भी किसी भी तरह का मॉलिक्यूल ही नहीं हो सकता है। मैक्स टू मैक्स अगर आपको एटम्स पता करने होंगे तो इसी तरह का मॉलिक्यूल होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। कि देखो कॉफिशियंट भी है, सब्सक्रिप्ट भी है, सब्सक्रिप्ट का सब्सक्रिप्ट भी है, अब इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने सारे जितने भी पॉसिबल केसेस हो सकते थे सब मैंने आपके सामने रख दिए। ठीक है, अब इसको देखो, ए का सब्सक्रिप्ट 4, सब्सक्रिप्ट का सब्सक्रिप्ट 3, मल्टीप्लाई करोगे 12, उसका कॉफिशियंट 2, तो ए के एटम्स कितने आएंगे? 24। ठीक है, अब डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, बी के पास। बी का सब्सक्रिप्ट 5, सब्सक्रिप्ट का सब्सक्रिप्ट 3, 5 3 जा 15, 15 इंटू 2 30, मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, तो क्या बी के टोटल 30 आइटम्स हो गए कि नहीं हो गए? क्या आप सभी को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये वाला पार्ट जो कि मैंने कहा बहुत ही टफ होता है बच्चों के लिए, क्योंकि ये एक बार में नहीं समझ में आएगा। ये जो पार्ट मैंने आप सभी को बताया है ना, ये एक बार में समझ में आने वाली चीज नहीं है। अगर आ जा रहा है बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि मैं उतने ही आसान तरीके से आपको सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर नहीं आया है तो कुछ मत करो, पीछे ऐसे स्किप करो और वीडियो को यहीं से फिर से स्टार्ट करो और फिर से देखो, और बार बार देखो भी लिखो भी, देखो भी लिखो भी। जैसे मैंने ए बी लिखा तो ए बी को 5 बार लिख लो, ए बी 2 लिखा ए बी 2 को 5 बार लिख लो। ए बी की जगह आप कुछ भी मान लो, पी क्यू एक्स वाई कुछ भी मान करके करो, लेकिन एक बार खुद से प्रैक्टिस करो। एक बार जो मैंने लिखा है एक बार उसके जगह आप खुद चेंज कर लो, जो लेटर्स है उनको चेंज कर लो, एक्स वाई कर लो, पी क्यू कर लो, कुछ भी कर लो, बस कर लो। अगर आपको ये वाला पार्ट आ गया, समझ लो कि बैलेंसिंग ऐसी कोई होगी ही नहीं जो आप ना कर पाओ। सारी की सारी बैलेंसिंग जो है आप कर लोगे, पूरी बैलेंसिंग, कोई भी कैसी भी बैलेंसिंग हो सब जो है आप कर लोगे। ठीक है, अब ध्यान से समझो, अगर ये पार्ट आप सभी को समझ में आ गया है, निंजा टेक्निक अच्छे से समझ में आ गई है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो गुरु की फौज करेगी मौज, गुरु की फौज करेगी मौज, और इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लो ताकि हम लोग आगे बढ़ें। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। अब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे और बैलेंस करके सीखेंगे कि कैसे बैलेंस किया जाता है। अब जो अभी हमने पढ़ा उसको अब हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आपके सामने ये देखो ऑलरेडी बैलेंस कर दिया है। मैं इसको हटा ही देता हूं, वैसे तो अब आप लोग देख ही लिए हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक ही तो देखे हो, है ना? ठीक है भाई, चलो अब बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, एक सीक्वेंस बताता हूं, उस सीक्वेंस को माइंड में रखो। सबसे पहले आपको बैलेंस करना है मेटल्स को। ठीक है, मेटल्स के बाद जो है आप बैलेंस करोगे नॉन मेटल्स को, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सबसे पहले आप मेटल्स बैलेंस करोगे, फिर नॉन मेटल बैलेंस करोगे। नॉन मेटल जब बैलेंस करना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मत करना। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करना है आपको। ठीक है, यही सीक्वेंस फॉलो करोगे तो और आसानी से आप कर लोगे। और दूसरा हीट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे ताकि और अच्छे समझ में आए। जो कॉन्सेप्ट है वो हम अपने माइंड में रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, देखना है एरो। क्या ये एरो का एल एच एस है, लेफ्ट हैंड साइड है? क्या ये एरो का आर एच एस है, राइट हैंड साइड है? अब ध्यान से देखना होगा कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स है और राइट हैंड साइड में कितने एटम्स है। सबसे पहले आयरन को देखो, आयरन यहां पर कितना है, इसके सब्सक्रिप्ट में भी 1 है, इसके कोफिशिएंट में भी 1 है।
दोनों जगह 1 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल आयरन के कितने एटम्स होंगे, 1 होंगे। ये हो गया एलएचएस की कहानी। ठीक है, अब बात करते हैं आरएचएस की तरफ। आरएचएस में देखो ये पूरा का पूरा एक कंपाउंड मिल गया एबी टाइप का, AB3B4, AB3B4 टाइप का मिल गया। इसका कॉफिशिएंट कितना है, 1। आयरन का सब्सक्रिप्ट कितना है, 3। अब टोटल नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए क्या करोगे, सब्सक्रिप्ट इंटू कॉफिशिएंट, 1 इंटू 3, 3। तो आरएचएस में आपका आयरन कितना हो गया, 3। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। क्या ये बैलेंस है, तो आप बोलोगे नहीं, क्यों, क्योंकि एलएचएस में 1 है, आरएचएस में 3 है, ये बैलेंस नहीं है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन एलएचएस में ये वो एक कंपाउंड है, सबसे पहले कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। हाइड्रोजन का सब्सक्रिप्ट 2, कॉफिशिएंट 1, मल्टीप्लाई करोगे 2, तो हाइड्रोजन के कितने एटम आ गए, 2, किधर, एलएचएस में। अब बात करते हैं आरएचएस की। आरएचएस में इसका कॉफिशिएंट 1, इसका सब्सक्रिप्ट 2, टोटल नंबर ऑफ एटम 2। तो हाइड्रोजन का एलएचएस और आरएचएस में जो है वो कितने एटम्स है, 2 2 एटम है। तो क्या ये हाइड्रोजन बैलेंस है अभी फिलहाल, तो हाँ, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का सब्सक्रिप्ट 1। ठीक है, अब ध्यान से सबसे जरूरी बात समझना कि ऐसे मॉलिक्यूल, ये मत सोचना कि आप यहां पर कुछ जो कॉफिशिएंट देखना है यहां ना देख करके यहां पे आप देखोगे, ये गलती कभी मत करना, गलत हो जाएगा। वो पूरा का पूरा कंपाउंड है तो उस कंपाउंड के बाहर करना है, उस कंपाउंड के बाहर ही देखना है आपको। ये चीज माइंड में सेट कर लेना, ये नहीं कि बीच में ही वो करो। और मैं अभी एक और चीज बताऊंगा, जब बैलेंस करोगे तो उसके लिए भी ये नहीं कि बीच में घुसा देना। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो ऑक्सीजन का एलएचएस में 1 इंटू 1 कितने हो गए, 1 हो गए। ठीक है, अब आरएचएस में देखो, ऑक्सीजन का सब्सक्रिप्ट 4, इसका कॉफिशिएंट 1, 4 इंटू 1, 4। क्या ये बैलेंस है, नहीं, यहां बैलेंस नहीं है। अब हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। एलएचएस और आरएचएस में नंबर ऑफ एटम्स सेम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपके सामने आयरन है ना, आयरन एलएचएस में कितना है, 1, आरएचएस में कितना है, 3। कम किधर है, एलएचएस में। तो अब ध्यान से देखना, इस 1 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि 3 के इक्वल आ जाए। आप हमेशा मल्टीप्लाई करना, ये नहीं कि जोड़ देना। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो वो इक्विवेलेंट ही आएगा। ठीक है, इस 1 में कितने का मल्टीप्लाई करोगे कि इसके इक्वल आएगा, तो आप 1 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे। तो इसका मतलब एलएचएस साइड में, एलएचएस साइड में, अब मैं इस वाले पार्ट को इरेज कर रहा हूं। अब ये कहानी आप समझ ही गए होगे, इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो एलएचएस में हम लोग क्या करेंगे, 3 को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, 3 को ऐड करेंगे और पूरे के बाहर। अब चेक करो, जैसे ही यहां पर आपने, अब ध्यान से देखो, यहां पर स्लैश लगा करके मैं लिख रहा हूं, आपने जैसे यहां पर 3 लगाया, तो क्या 3 लगाते ही ये बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। अब चेक करो ऐसे, 3 आयरन, 3 आयरन, क्या बैलेंस हो गया। आयरन अब जो है बैलेंस हो चुका है, आयरन जो है अब बैलेंस हो चुका है, लेकिन ऑक्सीजन अभी भी बैलेंस्ड नहीं है। और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अब चेक करो, एलएचएस में 1 है, आरएचएस में 4 है, इस 1 में कितने मल्टीप्लाई करें कि 4 के इक्वल आएगा, तो आप कहोगे कि सर 4 का। तो आप ध्यान से देखो कि Fe3O4, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो अब हमको 4 मल्टीप्लाई करना। अब यही आपको समझा रहा था कि भाई अब आपको 4 मल्टीप्लाई करना, ये नहीं कि ऑक्सीजन के पहले यहां पर 4 लगा दो या यहां पर 4 लगा दो, ये तुरंत गलत हो जाएगा। इस, अगर आप बैलेंस कर रहे हो तो बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन के जस्ट बगल में कॉफिशिएंट मत लगाना और उसके सब्सक्रिप्ट में भी मत लगा देना। ठीक है, आपको करना क्या है, इस बात को समझना। आपको जो करना है वो ये करना है कि इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के पहले, उस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के पहले आपको लगाना है। जो भी कंपाउंड होगा उस पूरे के पूरे कंपाउंड के पहले आपको लगाना है। तो उस पूरे पूरे कंपाउंड के पहले हमने क्या लगा दिया, 4 लगा दिया। ठीक है, अब ध्यान से समझो, 4 लगाते ही काफी चीजें चेंज होंगी। ये मत सोचो कि 4 लगा दी ये भी बैलेंस हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे ही आप बैलेंस, जैसे ही कोई भी नंबर लगाओ ना, वैसे ही एक बार टोटल फिर से कैलकुलेट करो। ठीक है, अब जब आप टोटल फिर से कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि सीन क्या है। अब जैसे इसको मैं हटा रहा हूं, क्योंकि अब आपने नंबर्स लगा लिए हैं, तो एक बार काउंट करके देखते हैं कि कितना आता है।
अब चेक करो एलएचएस में आयरन कितने हैं, तो इसका सब्सक्रिप्ट 1, इसका कोफिशिएंट 3, 3 इंटू 1 3, तो एलएचएस में कितने हो गए 3 हो गए। आरएचएस में काउंट करो, कोफिशिएंट 1, सब्सक्रिप्ट 3, 1 इंटू 3 3, तो क्या ये बैलेंस है, तो हाँ ये बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन देखो एलएचएस में कितना है, इसका सब्सक्रिप्ट 2, इसका कोफिशिएंट 4, 4 इंटू 2 8, क्या इधर 8 आया, इधर देखो इसका कोफिशिएंट 1, सब्सक्रिप्ट 2 कितने आया 1, क्या ये बैलेंस है। अब देखो यही अनबैलेंस हो गया, पहले ये बैलेंस था, अब ये खुद ही अनबैलेंस हो गया दूसरे को बैलेंस करने के चक्कर में। ठीक है, अब आओ ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन का एलएचएस में सब्सक्रिप्ट 1, उसका कोफिशिएंट 4, 4 इंटू 1 4। आरएचएस में आओ, ऑक्सीजन का सब्सक्रिप्ट 4, ऑक्सीजन का कोफिशिएंट 1, 1 इंटू 4 4, तो क्या ऑक्सीजन बैलेंस है। ठीक है, अब बचा क्या हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एलएचएस में कितना है 8, आरएचएस में कितना है 1, इस 1 में हमको कितना करना है 8 करना है, इस 1 में मल्टीप्लाई कितने का करेंगे 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ध्यान से समझना, अगर आप 8 का मल्टीप्लाई यहां करते हो तो 8 टू जा 16 होगा तो बढ़ जाएगा, मतलब इधर हमको टोटल 8 करना है, इधर टोटल कितना करना है 8 करना है। तो अब आप लोग मुझे खुद बताओगे ये चीज कि बताओ हाइड्रोजन के सब्सक्रिप्ट में, हाइड्रोजन के सब्सक्रिप्ट में कितना है 2, इसके कोफिशिएंट में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 8 हो जाए। ये 2 हाइड्रोजन के कोफिशिएंट में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि वो 8 हो जाए, तो आप कहोगे कि सर x इज इक्वल टू 8 अपॉन 2, तो क्या आया 4, क्या आया 4। तो अगर हम यहां पर 4 रखें तो बताओ क्या हाइड्रोजन जो है 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बताओ क्या यहां पर भी 8 हुआ कि नहीं हुआ। अब आप मुझे बताओ क्या हाइड्रोजन बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, क्या हाइड्रोजन जो है आपका बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब आप लोग मुझे ये देख करके बताएंगे कि क्या ये पूरा का पूरा पार्ट बैलेंस हो गया है कि नहीं हो गया है, क्या ये पूरा का पूरा पार्ट बैलेंस हो गया है कि नहीं हो गया है। चेक करो, आयरन एलएचएस में कितना है 3, आरएचएस में कितना है 3, बैलेंस है हाँ। हाइड्रोजन एलएचएस में कितना है 8, आरएचएस में कितना है 8, क्या बैलेंस है हाँ। ऑक्सीजन एलएचएस में कितना है 4, आरएचएस में कितना है 4, क्या बैलेंस है हाँ। तो बताओ क्या आप सभी को अब समझ में आ गया ये कि बैलेंसिंग कैसे करना है, क्या निंजा टेक्निक समझ में आई, क्या निंजा टेक्निक की हेल्प से हमने यहाँ पर बैलेंस किया। अब बैलेंस करते टाइम कुछ चीजें आपको ध्यान देना है। पहली बात क्या ध्यान देना है, सबसे पहले किसको बैलेंस करोगे मेटल्स को, उसके बाद किसको करोगे नॉन मेटल्स को एक्सेप्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन को आप बैलेंस करोगे। दूसरी सबसे जरूरी बात आप क्या करोगे बैलेंसिंग करते टाइम, जब कोई नंबर लगाओगे तो ये नहीं कि उस नंबर को बैलेंस करने के लिए आप उसके सब्सक्रिप्ट में या उसके बीच में उस मॉलिक्यूल के बीच में घुसा दो, नहीं, उस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का आपको कोफिशिएंट देना है। क्योंकि मैंने कहा था ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ, हर एक केस में आप बस इतना जानो कि वो पूरा का पूरा कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब जितने भी उसमें नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे, उन सभी का कोफिशिएंट वो बन जाएगा, चाहे ब्रैकेट लगा हो या ना लगा हो। क्या ये बात समझ में आई। ठीक है, अब हम लोग कुछ बैलेंसिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आपके सामने ये है, अब मुझे बताओ, अब देखो बार बार वो चार्ट नहीं बनाना है, वो टेबल नहीं बनाना है, टेबल बना बना करोगे तो करते रह जाओगे। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली करना है, क्या करना है डायरेक्टली करना है। अब डायरेक्टली करने के लिए कुछ नहीं करना है, आप बस एलएचएस और आरएचएस में बस काउंट करो कि कौन कौन से एटम है कौन कौन से एटम नहीं है। तो सबसे पहले ध्यान दो हाइड्रोजन, सबसे पहले ध्यान दो हाइड्रोजन, एलएचएस में हाइड्रोजन कितने हैं 2, आरएचएस में कितने हैं 2, क्या बैलेंस है हाँ बैलेंस है। एलएचएस में ऑक्सीजन कितने हैं 2 इंटू कॉफिशियंट मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कितने हुए 2। ऑक्सीजन एलएचएस में कितना है 2, इस पूरे मॉलिक्यूल का कॉफिशियंट कितना है 1, तो बताओ 1 इंटू 1 कितना हुआ 1 हुआ। आरएचएस में ऑक्सीजन कितना है 1, एलएचएस में कितना है 1, तो हम क्या करेंगे बैलेंस करेंगे। अब बताओ हमको चाहिए कितना, एलएचएस में ऑक्सीजन कितना है 2, आरएचएस में कितना है 1, हमको चाहिए कितना 2। तो आरएचएस में 2 करने के लिए इस पूरे के पूरे, क्योंकि यहां पर सब्सक्रिप्ट कितना है 1, इस 1 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको 2 हो जाएगा, तो आप बोलोगे 2 का। तो क्या हम यहां पर 2 लगा दें, क्या हम यहां पर 2 लगा दें, और जैसे ही बताओ यहां पर हम 2 लगाएंगे, जैसे यहां पर हम 2 लगाएंगे क्या ये बैलेंस हो जाएगा, क्या आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
चेक करो, 2 इंटू 1 2, ऑक्सीजन आरएचएस में कितने हो गए 2, एलएचएस में कितने हो गए 2, क्या ऑक्सीजन बैलेंस हो गया? लेकिन अब देखो हाइड्रोजन हट गया, हाइड्रोजन अनबैलेंस है। क्यों? क्योंकि इसके कोफिशिएंट कितने हैं 1, इसका सबस्क्रिप्ट कितना है 2, 2 इंटू 1 2, इधर कितना है 2 2 4। अब हमको 4 करना है इधर, तो इस बताओ इस 2 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 4 होगा? तो आप बोलोगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब मुझे बताओ एलएचएस में हाइड्रोजन कितना है 2 इंटू 2 4, आरएचएस में कितना है 2 इंटू 2 4, क्या हाइड्रोजन एलएचएस आरएचएस दोनों इक्विवेलेंट हो गए? क्या हाइड्रोजन बैलेंस है? ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन एलएचएस में कितना है 2, ऑक्सीजन आरएचएस में कितना है 2, क्या बैलेंस है? हाँ बैलेंस है। बात समझ में आई? अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ध्यान से देखो, एलएचएस में नाइट्रोजन कितने हैं 2, आरएचएस में नाइट्रोजन कितने हैं? अब देखो इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, इसका सबस्क्रिप्ट 1, 1 इंटू 1 1, तो नाइट्रोजन आरएचएस में कितने हैं 1, एलएचएस में कितने हैं 2, तो इधर किधर कम है? इधर कम है। ठीक है, किधर कम है? इधर कम है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्योंकि ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल के बाद हमको हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करो, तो यहां पर नाइट्रोजन 1 है, यहां पर नाइट्रोजन 2 है, तो क्या यहां पर मैं 2 लगा दूं? तो जैसे यहां पर 2 लगाओगे तो बताओ मुझे, क्या यहां पर 2 इंटू 1 क्या नाइट्रोजन 2 हो गया? क्या 1 इंटू 2 क्या नाइट्रोजन 2 हो गया? क्या एलएचएस आरएचएस में नाइट्रोजन बैलेंस हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन एलएचएस में कितना है 2 इंटू 1 1। अब देखो यहां पर कॉफिशिएंट आपने लगा दिया, पहले 1 था, अब आपने 2 लगा दिया, तो अब बताओ 3 इंटू 2 कितने हो गए 6, और इधर कितने हैं 2, तो इस 2 में कितने का मल्टीप्लाई करें? 3 का मल्टीप्लाई करें, तो हमारा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब बताओ क्या ये रिएक्शन बैलेंस हो गया? अच्छे से समझो, क्या समझ में आ रहा है ये बात? एक बात और समझना, जब कभी भी ऐसे ऑड नंबर्स आ जाए, मान लो वही N3 लिखा होता, ठीक है, तो आप हमेशा याद रखना ऑड को इवन से, इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो और आसानी से कर लोगे। अभी उसके भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। ठीक है, देखो आगे आपके सामने ही सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आयरन को बैलेंस करना होगा। आयरन देखो कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, इधर कितने हैं 1 है, इधर कितने हैं आयरन 2 इंटू 1 2 है, एलएचएस में कितने हैं 1 है, तो आप क्या करोगे इधर 2 लगा दोगे। बताओ और क्या आपका आयरन बैलेंस हो गया एलएचएस और आरएचएस में। अब बात आई ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन एलएचएस में कितना है 2 इंटू 1 1, इधर कितना है 3 इंटू 1 3। अब ध्यान से समझो, अब आपके माइंड में आएगा कि भाई यहाँ तो मल्टीप्लाई ही करके हमको बैलेंस करना होता है, तो यहाँ पर तो हम लोग 1 लगाएंगे नहीं, तो अब हम क्या करेंगे? ठीक है, तो कई लोग कई नंबर सोचते हैं, हमेशा याद रखना कि अगर ऐसे ऑड सब्सक्रिप्ट आ जाते हैं तो हमेशा इवन नंबर से मल्टीप्लाई करना, जो कॉफिशिएंट लगाओगे वो इवन नंबर लगाओगे, और स्मॉलर इवन नंबर से स्टार्ट करो, जैसे 2 से स्टार्ट किया करो, क्योंकि ये हीट एंड ट्रायल मेथड से बता रहा हूं, तो 2 से स्टार्ट करो। देखो अगर मैं यहाँ पर 2 लगाता हूं तो क्या 2 3 जा 6 है, अगर जैसे यहाँ 3 लगाता हूं 3 3 जा 9 9 होता, तो यहाँ पर 2 से कितने का मल्टीप्लाई करते कि 9 आता? नहीं आता। ठीक है, अब उसके लिए हाफ में लेना पड़ता है, तो क्यों ऐसे करना, हमको होल नंबर लेना है, आप होल नंबर लेके करो। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहाँ पर अब देखो ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन कितने हो गए 2 3 जा 6, लेकिन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या 3 2 जा 6 हो गया, क्या 2 3 जा 6 हो गया, क्या ऑक्सीजन बैलेंस हुआ? लेकिन अब ध्यान से समझो, क्या 2 2 जा 4, क्या यहाँ पर 4 आयरन है और यहाँ पर 2 आयरन है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, जो आपने पहले 2 लिखा था उस 2 को हटाना है, और 2 को हटा करके आपको यहां पर 4 लगाना है। तो बताओ एलएचएस में आयरन कितने हो गए 4, आरएचएस में कितने हो गए 4, क्या ये चीज बैलेंस हुआ? क्या अब आप मुझे बताओ, क्या ये पार्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया, तो आपको मैंने 3 करके दे दिया है। ठीक है, अब आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चंस दे दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लो, और स्क्रीनशॉट ले करके कमेंट सेक्शन में एक एक क्वेश्चन को करके आप बताओगे, एक एक क्वेश्चन को। भाई देखो मैंने आपके लिए 3 निंजा टेक्निक और टेबल बना करके समझा दिया है। आपको कितने करने, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7
बैलेंस करने हैं, और कॉपी में बैलेंस करके आप लोग इसको लिखोगे कहां पर, कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में बैलेंस करके मुझे बताओगे, और आप सभी के हर एक बच्चे का एक एक कमेंट देखूंगा। अगर कहीं गलत होगा तो मैं उसको समझाऊंगा कि ये गलत है, इसको इस तरीके से करोगे सही होगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आप एक बार बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आसान है, बहुत ज्यादा टफ है नहीं। अब इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आप इसको कर लो। ठीक है, तो स्लाइड का स्क्रीनशॉट लो ताकि हम लोग आगे बढ़े। ले लिए? ठीक है भाई। अब जो है हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, हमको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। कह रहा है नाइट्रोजन गैस इज ट्रीटेड। सबसे पहले देखो हमको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, तो स्टार्टिंग से देखो, पहले पढ़ लो पूरा। नाइट्रोजन गैस इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट 773 केल्विन टू फॉर्म अमोनिया। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, हमको नाइट्रोजन गैस लेना है। हमने ले लिया नाइट्रोजन गैस। क्या ले लिया? नाइट्रोजन गैस। ठीक है, उसके बाद उसको ट्रीट किया गया, मतलब ऐड किया गया हाइड्रोजन गैस के साथ। हाइड्रोजन गैस के साथ आपको पता है ना यहाँ पर ट्यूब क्यों लगा रहा हूं, तो आप लोगों के मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि हमने जैसे कार्बन के लिए सी लिख रहे हैं, हीलियम के लिए एच लिख रहे हैं, सोडियम के लिए Na लिख रहे हैं, तो हाइड्रोजन के लिए एच, नाइट्रोजन के लिए N क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो आप सभी को ये चीज 9th में पढ़ाया गया होगा कि ये कुछ ऐसे भी आपके पास एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे सारे कैसे होंगे? F2 फ्लोरीन, F2 क्लोरीन, Cl2 ब्रोमीन, Br2 आयोडीन, I2 ऑक्सीजन, O2 नाइट्रोजन, N2 हाइड्रोजन, H2। इस फॉर्म में ये सारे के सारे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो आप भी जब कभी भी लिखना तो ऐसे ही लिखना। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको ट्रीट किया गया कैटलिस्ट के साथ। अब वो जो कैटलिस्ट है वो टेम्परेचर है 773 केल्विन के टेम्परेचर पर इसको रखा गया, तो आपका अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको कह रहा है कि बैलेंस करना है। तो भाई अभी यही सेम क्वेश्चन बैलेंस किए थे। नाइट्रोजन एलएचएस में कितने हैं? 2। आरएचएस में कितने हैं? 1। क्या करेंगे? इधर 2 लगाएंगे, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन चेक करो, 2 3 जा 6, इधर कितने हैं? 2, या यहां 3 लगा दो, क्या बैलेंस हो गया? दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या हुआ? आप उसको एक्वस फॉर्म में लिखोगे। इज ट्रीटेड विथ एसिटिक एसिड। क्या एसिटिक एसिड? आपका CH3COOH। अब इसका एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? जब आप कार्बोनेट कंपाउंड पढ़ोगे ना तो वहां पर ये सारी चीजें अच्छे से डिटेल में समझ में आएगी, अभी बस ऐसे ही समझ लो। टू फॉर्म सोडियम एसिटेट, ठीक है, CH3COONA, सोडियम एसिटेट एंड वाटर, साथ में ही वाटर। ठीक है, अब इस एक चीज और मैं यहां पर आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, जैसे ये कैसे रिएक्शन कैसे हुआ, इसको तोड़ो। क्या ये प्लस वाला पार्ट होता है, ये माइनस वाला पार्ट होता है? अब जब इसको तोड़ोगे ना, कई लोग यहां से तोड़ देंगे या यहां से तोड़ देंगे, ऐसा कुछ आपको नहीं करना है। ठीक है, आप ध्यान से समझना, आप ध्यान से इस बात को समझना। जब आप इसको तोड़ोगे ना तो ये टूटता है, ये प्लस वाला पार्ट होता है, ये माइनस वाला पार्ट होता है। अब ये H प्लस वाला OH माइनस वाला HOH यानी वाटर बन गया। ठीक है, CH3COO माइनस Na प्लस के साथ सोडियम एसिटेट बना दिया। ठीक है, अब इसको आपको बैलेंस करना है, बैलेंस आप कर लेना, रिएक्शन मैंने लिख दिया है। इथीन, जब कार्बन कंपाउंड पढ़ोगे ना तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में बताया जाएगा, तो वहां पर इथीन, एल्कीन में ही इथीन के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H4। ठीक है, तो कह रहा है कि जब हम C2H4 को लिए और ऑक्सीजन के साथ बर्न किए, ठीक है, तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मिला। ठीक है, तो आपके सामने मैंने ये वाला भी रिएक्शन डिकोड करके लिख दिया है, आप इसको बैलेंस कर लेना। ठीक है, थर्माइट रिएक्शन। अब कह रहा है कि थर्माइट रिएक्शन वही पता है जो वेल्डिंग वगैरह में यूज किया जाता है, उसी को थर्माइट रिएक्शन कह रहे हैं, कहते हैं। तो कह रहा है कि थर्माइट रिएक्शन में आयरन थर्ड ऑक्साइड, देखो भाई आपको पता होगा कि आयरन की 2 वैलेंसीज होती हैं, एक आयरन +2 फॉर्म में पाया जाता है, एक आयरन +3 फॉर्म में पाया जाता है। फेरस, फेरिक इसको बोलते हैं। तो वो बात कर रहा है आयरन थर्ड की, आयरन 2 की नहीं बात कर रहा है।
ठीक, अब आयरन थर्ड वाला, इसका मतलब आयरन की वैलेंसी क्या हो गई, +3 हो गई यहाँ पर, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब जो कंपाउंड बनेगा क्या, Fe2O3 बनेगा कि नहीं बनेगा। कह रहा है कि फेरिक आयरन थर्ड ऑक्साइड को हमने एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट किया, एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट किया, ये भी आपका सॉलिड ही होता है, ये भी आपका सॉलिड ही होता है, ठीक है, टू गिव मोल्टेन आयरन एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो कह रहा है कि मोल्टेन आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड आपको मिला, क्या मिला, मोल्टेन ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 के साथ आयरन लिक्विड स्टेट में मिला, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिएक्शन, और कह रहा है कि ऑल्सो राइट, इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेना खुद से, ऑल्सो राइट रिएक्शन व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन नाइट्रोजन गैस, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन इसको नाइट्रोजन गैस के साथ बर्न किया गया, तो आपका मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है, +2 होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी -3 होती है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे क्या बनेगा, Mg3N2 बनेगा, ठीक है। जो रिएक्शन बैलेंस नहीं है आप बैलेंस कर लेना, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, क्योंकि मैं अब ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप लोग प्रो प्लेयर हो गए हो, बैलेंसिंग में प्रो हो गए हो, इतना मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। कह रहा है कि व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली ब्राउन फ्यूम गिवन ऑफ राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, देखो डायरेक्टली मैं आप कर रहा हूं, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको जब हीट किया गया तो कह रहा है कि स्ट्रांगली ब्राउन फ्यूम आर गिवन ऑफ राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो जब इसको आप गर्म करोगे ना तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन का गैस बन जाता है, और ये जो आपका PbO है, लेड ऑक्साइड है, यही आपका ब्राउन कलर का फ्यूम होता है, ठीक है। ट्रांसलेट इनटू केमिकल इक्वेशन, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फेट, अब देखो बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2, एल्युमिनियम सल्फेट का मतलब हो गया Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। क्या बना रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड, अच्छा देखो इधर BaCl2 Al2SO4 का होल थ्राइस, तो आपको पता होगा इसको जब आप तोड़ोगे तो ये प्लस वाला पार्ट होता है, ये माइनस वाला पार्ट, इसको तोड़ोगे तो ये वाला प्लस होता है, ये वाला माइनस होता है, एल्युमिनियम की वैलेंसी +3 होती है, इसकी -2 होती है, अब ये वाला प्लस इस माइनस के साथ जाएगा, तो यानी BaSO4 बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये वाला इसके साथ जाएगा, तो क्या AlCl3 बनाएगा कि नहीं बनाएगा, देखो वही चीज लिखा हुआ है, तो बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट, और बेरियम सल्फेट देखो प्रेसिपिटेट बन रहा है, ये सिंबल मैंने सुंदरीकरण में आपको बताया था। अगर ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, वैसे तो बैलेंस है, बैलेंस ही है, ठीक है। क्या आप सभी को ये चीज समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग बात करते हैं, बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि देखो आज हमने बैलेंसिंग सीख लिया है, जितने क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं वो क्वेश्चंस आपको करने ही पड़ेंगे, खुद से ही करने पड़ेंगे, और कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए हर एक बच्चे का, हर एक बच्चे का मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में, हर एक बच्चे का जो जो चीज मैंने कहा है कमेंट में चाहिए वो करके आपको देना है, ठीक है, ताकि मैं भी तो देखूं कि आप लोग कितना कर पा रहे हो, कितना आपको आ रहा है, ठीक है। तो आप सभी लोग ये चीज करोगे, ठीक, और उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। जिन बच्चों को किसी भी तरह की आज के लेक्चर में समस्या है, कोई भी टॉपिक ऐसा जो नहीं समझ में आया, वो कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बता देगा, मैं उसको समझा दूंगा। ग्रुप टेलीग्राम में ग्रुप डिस्कशन में पूछ सकता है, इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्टली पर्सनली DM करके पूछ सकता है, डायरेक्टली आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं आपको जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो आज के सेशन समाप्त करने से पहले आपके लिए कुछ लाइन है, देखो क्या कह रहा है, सभी समस्याएं तब छोटी हो जाती हैं जब आप उनसे बचने के बजाय उनका सामना करना शुरू करते हो। अब मुझे बताओ, जब आप क्लास 8th में थे तो आपको 8-10 क्वेश्चन आंसर ऐसे हर एक चैप्टर में रहते थे, उसी को याद करना होता था और वही एग्जाम में आता था, तो आप एकदम 99% 98% लाते थे, खुश हो जाते थे। लेकिन जब आपके सीनियर आपको बताते थे कि 9th में जब आप आओगे तो 9th 10th में आपको ऐसा होगा कि कहीं से कुछ भी पूछ लिया जाएगा, आपको केवल चैप्टर पढ़ाया जाएगा, नोट्स लिखवाया जाएगा, क्वेश्चन आंसर नहीं कराया जाएगा बच्चों की तरह, आपको बस तैयार करना है, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप लोगों की सांसें ऊपर नीचे होने लगती थी कि नहीं। लेकिन जब 9th में आए, करना शुरू किए, तो आपको आसान लगने लगा, 10th में भी आसान लगने लगा, ऐसे आप 11th में जाओगे तो 11th में
और ऐसे ही आप, क्योंकि आप प्रो होते जा रहे हो ना धीरे धीरे, कहीं से कुछ भी पूछ रहा है तो तैयारी तैयारी इतनी अच्छी कर रहे हो कि आप प्रो होते जा रहे हो, आप प्रो होते जा रहे हो। भाई आपके साथ आपके जब कॉमरेड जैसे लोग खड़े हैं तो बताओ आप लोग प्रो होगे कि नहीं होगे? होगे ही। तो ऑब्वियस ही बात है। तो वही चीज कि जब हमारे पास कोई समस्या होती है ना, तो जब समस्या हमारे ऊपर जब तक आती नहीं है तब तक हमको पता नहीं चलता है कि उस समस्या का समाधान क्या होगा। तो समस्या का, दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। हर एक समस्या का समाधान है। बस प्रॉब्लम क्या है कि उस समस्या को हम फेस नहीं करना चाहते हैं, उस प्रॉब्लम से हम दूर भागते हैं। भाई जिस दिन आप प्रॉब्लम को फेस करना शुरू करोगे ना, उसी दिन से आप समझ लो कि उसका सॉल्यूशन आपको मिलता चला जाएगा। ठीक है? तो वही यहां पर कह रहा है कि सभी समस्याएं तब छोटी हो जाती हैं जब आप उनसे बचने के बजाय उनका सामना करना शुरू करते हो। ठीक है? तो इसी के साथ बच्चों आज आपका जो कॉमरेड है अलविदा लेता है, इस सेशन को यहीं विराम देता है। और उम्मीद करता हूं आप सभी को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि जैसा आप सभी को समझ में आ रहा है वैसे ही आप अपने दोस्तों को, अपने सीनियर जूनियर सभी को शेयर करें और ढेर सारा प्यार ऐसे ही हमारे साथ बनाए रहें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे और ऐसे ही और भी वीडियोस और भी कंटेंट्स आपके लिए बनाते रहें। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं। बाय बाय, टेक केयर।